सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। है वेलकम गाइस। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ जीएसटीआर 4 के बारे में। हाँ जी दोस्तों, कैसे जीएसटीआर 4 फाइल करना है आज मैं आपको बताऊंगा। तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पोर्टल पे आना है, लॉगिन कर लेना है, फिर उसके बाद आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे आना है। मैं आपको यूजर मैनुअल के थ्रू बता रहा हूँ कि कैसे आपको जीएसटीआर 4 फाइल करना है। तो जैसे ही लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखते हैं। रिटर्न में आने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड पे आएंगे। ठीक है, रिटर्न डैशबोर्ड में आने के बाद इस तरह से रिटर्न खुल जाएगी। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर, फिर रिटर्न पीरियड, फिर सर्च पे क्लिक करना है। हालांकि बात करूँ जीएसटीआर 4 को एनुअली कर दिया है। पुरानी रिटर्न 17, 18, 18, 19 के लिए आप क्वार्टरली ही भरेंगे। ठीक है, तो एनुअली वाला जो फॉर्म है जीएसटीआर 4 अभी पोर्टल पे नहीं आया है। जैसे ही आता है मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से जरूर लेके आऊँगा। इस वीडियो के अंदर मैं क्वार्टरली बता रहा हूं, तो पुरानी अगर आपकी जीएसटीआर 4 रह गई है तो आप इस तरह से फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप यहां से फाइनेंशियल ईयर ले लेंगे, रिटर्न पीरियड ले लेंगे, उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे रिटर्न जीएसटीआर 4 दिख जाएगी। यहाँ पे 4 है, ऑटो ड्राफ्ट जो आती है वो होती है। ठीक है, तो 4 दिख जाएगी। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। देखो ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है, क्या आप नील की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। अगर आप नील की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो यस करके आप नील की जीएसटीआर 4 को फाइल कर सकते हैं। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, ना इनवर्ड ना ही आउटवर्ड, कोई भी लेट फीस नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो नील की रिटर्न को आप फाइल कर सकते हैं जीएसटीआर 4 की। उसके बाद बात करूँ, अगर आपके नील की रिटर्न नहीं है तो यहाँ पे जो जो ऑप्शन आप यस करेंगे वो टेबल आ जाएगी। जैसे पूछता है कि क्या आपकी इनवर्ट सप्लाई है अदर देन रिवर्स चार्ज वाली, यस कर लिया। ठीक है, क्या आपकी इनवर्ट सप्लाई है रिवर्स चार्ज वाली, यस कर लिया। क्या आपने सप्लाई रिसीव करी है, ठीक है, किससे, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उसकी डिटेल यस कर लिया। क्या आपने इंपोर्ट किया सर्विस का, तो उसकी डिटेल को यस कर लिया। ठीक है, फिर क्या आपने कोई अमेंड किया है इन्वर्ट सप्लाई को जो कि रिपोर्टेड है 4A में, यस कर लिया। मतलब जो जो टेबल चाहिए यहाँ से आपको यस नो करके टेबल ले सकते हैं। टेबल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी टेबल क्या क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम 1 by 1 करके समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक करके टेबल। पहली टेबल आती है 4A 4B इन्वर्ट सप्लाई, ठीक है, रजिस्टर्ड। तो इस टेबल के अंदर हम अपनी इन्वर्ट सप्लाई देते हैं। दैट मीन जो आपने परचेज करी है P2B वाली वो दे देंगे। उसका जीएसटी नंबर क्या है सप्लायर का, इन्वॉइस नंबर क्या है, इन्वॉइस की डेट क्या है, इन्वॉइस की वैल्यू क्या है। ठीक है, फिर उसको सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ से जो भी आइटम का रेट है, टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्स देके सेव हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे इन्वर्ट सप्लाई वो वाली देनी है जो आपकी B2B वाली है। ठीक है, उसके बाद आता है 4C इन्वर्ट सप्लाई अनरजिस्टर्ड। वो था रजिस्टर्ड, जहाँ पे हमने B2B जो हमारी सप्लाई थी वो दे दिया हमने। अब इन्वर्ट सप्लाई कौन सी आ गई, अनरजिस्टर्ड वाली। तो अनरजिस्टर्ड वाली में क्या क्या डिटेल देते हैं। अनरजिस्टर्ड वाली में आपकी वो B2B वाली सप्लाई, इन्वर्ट सप्लाई का मतलब हो गया परचेज। तो पहले आपने रजिस्टर्ड परचेज जो थी वो दे दिया आपने, जो B2B वाली थी। अब आपको अनरजिस्टर्ड परचेज वाली डिटेल देनी है। ठीक है, जो आप 4C के अंदर देंगे। तो जो आपकी अनरजिस्टर्ड से परचेज है उसकी डिटेल दे देंगे। ठीक है, उसकी डिटेल में क्या देंगे, इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस डेट, टोटल इन्वॉइस वैल्यू, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था, आइटम का टैक्सेबल वैल्यू क्या है, और कितने परसेंट वाला आइटम है, मतलब कितने परसेंट वाला आइटम है जो आपने परचेज किया है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से। ठीक है दोस्तों, 4C के अंदर आपको ये वाली डिटेल देते हैं। अब बात करते हैं 4C के बाद 4D इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर आपने सर्विस का इंपोर्ट किया है, ठीक है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, इनवॉइस वैल्यू, टैक्स कितना हो गया, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, कितने परसेंट वाला आइटम है। उस प्रकार से आपका यहाँ पे टैक्स बन जाएगा। तो इंपोर्ट के ऊपर क्या होता है, इंपोर्ट के ऊपर हम RCM बेसिस पे टैक्स जमा करते हैं। तो अगर आपने सर्विस का इंपोर्ट किया है तो उसके ऊपर आपको RCM बेसिस पे टैक्स जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू दे देंगे, जितने परसेंट का आइटम है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली टैक्स को कैलकुलेट कर लेगा। देख सकते हैं जैसे कि ये टैक्सेबल वैल्यू हो गया, ये इसके ऊपर टैक्स हो गया, तो इसने टैक्स को कैलकुलेट कर लिया, इसके ऊपर आपका टैक्स पेबल बन गया, तो ये आपको जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है अपना अगला 5A 5B अमेंडमेंट ऑफ इन्वर्ट सप्लाई। मतलब जो आपने ऊपर की परचेज की डिटेल दी थी रजिस्टर्ड के अंदर 4A 4B के अंदर, ठीक है, उसकी अमेंडमेंट, मतलब जो आपने परचेज की डिटेल दी है B2B वाली, उसकी अमेंडमेंट आप 5A 5B के अंदर कर सकते हैं। बिल को चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या क्या चेंज कर सकते हैं, तो आपको फाइनेंशियल ईयर लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, इनवॉइस नंबर लेना पड़ेगा। फिर ऐड इनवॉइस पे क्लिक करेंगे,
आपको रिवाइज इन्वॉइस नंबर चेंज कर सकते हैं, मतलब इन्वॉइस नंबर आप चेंज कर सकते हैं, उसकी डेट को चेंज कर सकते हैं, इन्वॉइस की जो वैल्यू है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से आप अमेंडमेंट कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं टेबल 5A के बारे में, ठीक है। वो 5A 5B था, टेबल 5A के अंदर हम अमेंडमेंट करते हैं। किस चीज़ की अमेंडमेंट करते हैं? जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से हमने इन्वेंट सप्लाई रिसीव किया था। परचेज की बात कर रहे हैं, अभी तक मैंने परचेज की बात करी है, ठीक है। तो जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है, B2C वाली आपकी जो परचेज है, उसकी आप अमेंडमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालना है और डिटेल्स पे ओके करना है। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं उसकी वैल्यूज़ को, प्लेस ऑफ सप्लाई को, डेट। उसके बाद आता है 5A, वो था 5A रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन के अमेंडमेंट कर सकते हैं इनवॉइस की डिटेल को, इन्वेंट सप्लाई को। अब आता है 5A के अंदर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, मतलब इम्पोर्ट ऑफ सर्विस की जो डिटेल अभी आपने ऊपर दी थी उसकी अमेंडमेंट आप 5A के अंदर यहाँ पे कर सकते हैं। सेम वही होगा, फाइनेंशियल ईयर, इनवॉइस नंबर ले लेंगे यहाँ से जो आपको चेंज करना है, जैसे रिवाइज इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, टैक्सेबल वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सब चीज़ें आप इम्पोर्ट ऑफ सर्विस में अगर आपने गलत दे दी है तो 5A के अंदर उसको अमेंड कर सकते हैं। अब आता है 5B, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। रजिस्टर्ड पर्सन से जो आपको क्रेडिट नोट या डेबिट नोट रिसीव हुआ है उसकी डिटेल आप इसके अंदर देंगे। तो जो भी आपका क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, उसकी डिटेल आप यहाँ पे देंगे, जैसे सप्लायर का GST नंबर, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट नंबर, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट डेट, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, ओरिजिनल इनवॉइस डेट, नेट वैल्यू, और यहाँ पे सप्लाई टाइप देना पड़ेगा, इंट्रा स्टेट है, इंटर स्टेट है, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू देना पड़ेगा। टैक्सेबल वैल्यू क्या है, कितने परसेंट का आइटम है, उसके हिसाब से यहाँ पे टैक्स को कैलकुलेट कर ले। अब हम बात करते हैं दोस्तों 5B के अंदर, वो भी 5B था रजिस्टर्ड पर्सन का, अब है 5B में अनरजिस्टर्ड पर्सन का। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड कोई भी डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, तो उसकी डिटेल आपको 5B के अंदर देनी पड़ती है। देख सकते हैं यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो सेम वही चीज़, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट नंबर, उसकी डेट, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, ओरिजिनल इनवॉइस की डेट, नोट टाइप, वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट, कितने परसेंट का आइटम है, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेगी रजिस्टर्ड पर्सन से और अनरजिस्टर्ड पर्सन से, दोनों है 5B के अंदर, ठीक है। दोनों टेबल अलग अलग है। तो रजिस्टर्ड पर्सन वाले में आपको GST नंबर, ये सब चीज़ें देनी पड़ती है, अनरजिस्टर्ड पर्सन में आप GST नंबर नहीं देते क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। उसके बाद 5B के बाद अगला आता है हमारा टेबल 6, जिसके अंदर हम अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हैं, ठीक है। जैसे कि कितने परसेंट का आपका आइटम है, टर्नओवर की डिटेल देते हैं, कितनी टर्नओवर आपकी हुई उस क्वार्टर के अंदर, 1% वाली में, 2% वाली में, 5% वाली में, जो भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी उसका CGST HST यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन के अंदर कभी भी IGST नहीं होता, इंटरेस्ट हमेशा CGST HST बनता है क्योंकि वो इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से टैक्स आपका बन जाएगा। अब अगला बात करते हैं 5C, अमेंडमेंट है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के अंदर, जो रजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड है, तो उसकी डिटेल आप 5C के अंदर देते हैं। तो रजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी रिलेटेड आपका डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है, उसकी अमेंडमेंट आप 5C के अंदर कर पाएंगे। 5C की एक और टेबल है अनरजिस्टर्ड पर्सन से। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपका कोई भी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है तो उसकी डिटेल, उसकी भी अमेंडमेंट आप, अमेंडमेंट में वही बताया, रिवाइज कर सकते हैं आप डेबिट नोट, क्रेडिट नोट नंबर को, उसकी डेट को, ठीक है, उस नोट की वैल्यू को, सप्लाई टाइप को, ये सब आप अमेंड कर सकते हैं। टैक्सेबल वैल्यू को, ठीक है, कितने परसेंट का आइटम है उसको चेंज कर सकते हैं आप। अब आती है टेबल 7, अमेंडमेंट कर सकते हैं आप आउटवर्ड सप्लाई को। आउटवर्ड सप्लाई में अगर आपने गलत रिपोर्टिंग कर दी है, तो अगर आपने दोस्तों गलत रिपोर्टिंग कर दी है, गलत हेड के अंदर रिपोर्ट कर दिया है, तो आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका टैक्स जिस हेड के अंदर जाना था उस हेड के अंदर आप रिपोर्टिंग करके इसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद टेबल 8A के अंदर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो भी आपने एडवांस पे किया है, ठीक, एडवांस पे के ऊपर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, जितना आपने एडवांस पे किया उसके ऊपर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनी उसकी डिटेल देंगे, ठीक है। कि जैसे आपने प्लेस ऑफ सप्लाई ले लिया आपने, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई लेने के बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि आपने ग्रोज अमाउंट जो है एडवांस का कितना पे किया, उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी IGST है वो कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई लेंगे तो IGST CGST अपने आप ही ऑटोमेटिक ही आ जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। टेबल 8B के अंदर एडजस्टमेंट है एडवांस पेड का, ठीक है, जो आपने ऊपर एडवांस की डिटेल दी है 8B के अंदर आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि आपने जो एडवांस पे कर दिया है उसके ऊपर कितना टैक्स पे कर दिया या उसके ऊपर कितनी टैक्स लायबिलिटी पे कर दी, उसकी आप एडजस्टमेंट आप यहाँ पे कर पाएंगे 8B में। उसके बाद 8A का सेकंड, इसके अंदर आप अमेंडमेंट करते हैं टैक्स लायबिलिटी में,
मतलब जो आपने एडवांस पे किया है, अगर आपने गलत रिपोर्टिंग कर दी एडवांस की तो उसकी अमेंडमेंट आप 8A के अंदर 8B का सेकेंड दोस्तों आप यहाँ पे जो आपने एडजस्टमेंट करी है एडवांस की उसकी अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या टैक्स आपने जो एडजस्टमेंट करी है उसको गलत अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी है तो उसको आप 8B के सेकेंड में जाके ठीक कर सकते हैं। फिर दोस्तों जैसे आप सारी टेबल भर लेंगे तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू जो है GSTR4 का दिख जाएगा। आप इसको PDF फॉर्मेट में इस प्रकार से देख सकते हैं। उस हिसाब से अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिपोर्ट करके अपना टैक्स पे कर सकते हैं। डी वाले ऑप्शन में आता है प्रोसीड टू फाइल एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, जैसे ही आपकी फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो टैक्स पेमेंट का ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा और जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसके हिसाब से अपनी टैक्स लायबिलिटी को पे कर सकते हैं। इस प्रकार से पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं करना है, ये देख सकते हैं टैक्स पेबल कितना बन गया और आपके पास टैक्स पेबल हो गया अदर देन रिवर्स चार्जेस का और ये रिवर्स चार्जेस का, उसके ऊपर इंटरेस्ट लेट फीस ये आ गई। ठीक है, आपके पास जो कैश लेजर में बैलेंस अवेलेबल है वो ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से आप पेमेंट को सेट ऑफ कर पाएंगे। बैलेंस बचेगा तो आप क्रिएट चलान क्लिक करके यहाँ से आप पेमेंट करके फिर उसके बाद सेट ऑफ करके रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जैसे आपका जो टैक्स पेबल बन गया, जितना टोटल जो टैक्स पेबल बन गया यहाँ से आपका कैश लेजर से ऑटोमेटिक पिक कर लेगा जिस टैक्स के अंदर अमाउंट चाहिए होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ऑथराइज सिग्नेचर को सेलेक्ट करना है और फाइल GSTR4 पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, EVC या DSC का यूज़ करके रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। EVC यूज़ करते हैं तो OTP आएगा, OTP को वैलिडेट करके रिटर्न को फाइल कर देंगे। इस प्रकार से आपका GSTR4 कम्प्लीटली फाइल हो जाएगा। दोस्तों आपको इस प्रकार से GSTR4 को फाइल करना है। मैंने ये यूज़र मैनुअल का यूज़ करके बताया। आने वाली वीडियो में लाइव बताऊंगा कि कैसे आपको GSTR4 फाइल करना है। अभी जो एनुअल फॉर्म है GSTR4 का पोर्टल पे नहीं आया है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।